नमस्कार, पावर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्वतंत्र जैन। हम बात कर रहे हैं संकट की। महाराष्ट्र में हाल में खबर आई है कि उद्धव ठाकरे ने ये संकेत दिए हैं कि वो अपना पद छोड़ने के लिए तैयार हैं। शिवसेना के अध्यक्ष का पद भी छोड़ने को तैयार है और मुख्यमंत्री पद का छोड़ने को भी तैयार है। उन्होंने कहा है चूंकि उनको कोरोना है, इसलिए कोई भी विधायक अगर विधायक दल के नेता आकर दल के सदस्य आकर इस्तीफा राजभवन के पास ले आ सकते हैं, राजभवन में आ सकते हैं, राज्यपाल को इस्तीफा सौंप सकते हैं। तो महाराष्ट्र संकट का राष्ट्र संकट एक बहुत ही नाटकीय मोड़ पर पहुंच चुका है। एकनाथ शिंदे की असम में डेरा डाले हुए हैं। उनका दावा है कि उनके पास कम से कम और नहीं तो 40 विधायक बताए जा रहे हैं। 40 विधायक, अलग अलग नंबर चल रहे हैं। 7 विधायक निर्दलीय हैं। बताया जा रहा है कि शायद ये संख्या शिवसेना के विधायकों की संख्या भी 35 के पार हो सकती है। 33 बताया जा रहा है, कम से कम 33 तो है ही। तो इस तरह से अब जो शिवसेना का मुख्य दल है उनके पास मुश्किल से करीब करीब 20 विधायक या 20 से कम विधायक बचे हैं। और जो फ्रैक्शन दल है, छोटा मेरा टूटा हुआ दल है, जो उसके पास बचे हैं अब कम से कम 33 से लेकर 40 विधायक माने जा रहे हैं। और 37 विधायक इनके पास हो जाते हैं तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ में भी नहीं आएंगे और अलग से इनका दल को मान्यता मिल, इस तरह से टूटना तय माना जा रहा है। तो महाराष्ट्र संकट बड़ी नाटकीय मोड़ पर है और उस पर हम बात करने जा रहे हैं जाने माने संविधान विशेषज्ञ और वरिष्ठ एडवोकेट आदिश अग्रवाल जी, जो कि पूर्व उपाध्यक्ष हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के, साथ साथ ऑल इंडिया बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया के आप चेयरमैन हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है आदिश जी। आदिश जी, ये जो संकट चल रहा है राजस्थान में, माफ करिए महाराष्ट्र में, ये संकट किस ओर जा रहा है? इस तरह का संकट बता रहे हैं कि राजस्थान में भी पिछले दिनों बता रहे आया था, राजस्थान में टल गया, इसलिए मेरे नाम से मुंह से राजस्थान निकल गया। लेकिन अब महाराष्ट्र में ये संकट आ गया है। महाराष्ट्र में संकट आपको लग रहा है कि बच सकती है उद्धव सरकार, या उद्धव सरकार का जान आता है? और अगर इनके पास 2/3 नहीं आते हैं तो हमने अभी चिराग पासवान की पार्टी संदर्भ में देखा कि उनकी जो लोक जनशक्ति पार्टी थी, उनको जो टूटा हुआ दल था उसको मुख्य दल के रूप में मान्यता मिल गई, उनके दल को मुख्य दल मान लिया गया। क्या इसी तरह का कुछ होना जा रहा है महाराष्ट्र में? क्या होगा? यही सिचुएशन महाराष्ट्र में होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री के पास 1/3 भी एमएलए शिवसेना के नहीं रह गए और उन्होंने जो है मिस्टर एकनाथ शिंदे ने गवर्नर को भी चिट्ठी भेज दी है कि उसके मेरे को जो है शिवसेना का लीडर माना जाए। कई एमएलओ ने साइन करे हैं, अभी 30 आदमियों ने, 30 एमएलओ ने साइन कर दिए थे। 35 बता रहे हैं, 35 एमएलए साइन कर दिए जी। 35 ताजा डाटा जो बता रहे हैं, जो एआई पे आया है, 35 एमएलए बता रहे हैं साइन कर चुके हैं। हाँ, एमएलए उनके साथ 35 की जगह 38 हैं शिवसेना के, परंतु अभी उनके साइन शिवसेना के 38 और उनको 37 आदमियों की शिवसेना के एमएलओ की जरूरत पड़ती है 2/3 होने के लिए। एक उनके पास एक्स्ट्रा है। और जैसे ही मुख्यमंत्री जब ये कहते हैं कि मैं रिजाइन करने को तैयार हूं, तो और आदमी भी, क्योंकि ये सरकार चलाना और लीडरशिप रूलिंग पार्टी की करना एक बहुत कठिन काम होता है। आपको तो क्या बयान देना है वो बहुत सोच समझ के ऐसे वक्त में देना होता है। हर आदमी, कोई सी भी पार्टी का हो, जो भी पॉलिटिकल आदमी है, वो सरकार में रहना चाहता है। कोई ये तो आपका कहना है कि सरकार ने, उद्धव ठाकरे ने बहुत बड़ी गलती कर दी है बयान देकर? हाँ, उससे और आदमी जो अभी उनके साथ है वो भी जल्दी ये कि भाई मैं अभी चला जाऊं, बाद में तो मेरे को लेंगे नहीं, क्योंकि जब जरूरत नहीं होती एक्स्ट्रा आदमी हो जाते हैं तो उनको पार्टी में भी नहीं लेते हैं। और जो उनके साथ जो वफादार हैं शिंदे के साथ, वो उनको नहीं लेने देने, क्योंकि एक लिमिटेड ही मिनिस्टर बना सकते हैं हम। तो हर एक का ये इंटरेस्ट होता है कि भाई ज्यादा आदमी हो गए तो हमारी कदर नहीं रहेगी, परंतु चीफ मिनिस्टर हमेशा ये चाहता है कि जितने ज्यादा आदमी एमएलए उनके पास हो जाएं, ताकि कोई अगर लिमिटेड ही एग्जैक्ट मेजोरिटी वाले एमएलए हैं तो एक एमएलए भी ब्लैकमेल करने लग जाता है।
परंतु बिल्कुल अभी और एमएलए जो चीफ मिनिस्टर या जो इनके स्पोक्स पर्सन थे, जो एडिटर रहे ये सामना अखबार के, जब ये बोल देते हैं कि हम डिसॉल्व करा देंगे असेंबली को, ये कहकर तो आप अपनी सिचुएशन और वीकन करते हैं, क्योंकि वो ये चाहते हैं हर एक एमएलए की असेंबली भी बनी रहे। असेंबली अगर डिसॉल्व करा दी तो उसके बाद उनको इलेक्शन में जाना पड़ेगा। परंतु आज सिचुएशन ऐसी है कि अगर कैबिनेट असेंबली को डिसॉल्व करने की भी रिक्वेस्ट कर देती है तो वो गवर्नर उसको मानने वाला नहीं है, क्योंकि आज तो गवर्नर के हाथ में है कि स्पीकर के हाथ में है कि जो ना आपको डिसॉल्व कर सकते हैं कि नहीं? डिसॉल्व करने का काम गवर्नर का है, स्पीकर का नहीं। स्पीकर के तो रेजिग्नेशन कोई दे रहा है तो वो रेजिग्नेशन स्पीकर के पास जाएगा और स्पीकर की असेंबली की मेंबरशिप का रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट कर सकता है। परंतु ये जो है डिसॉल्व करने का जो है वो कैबिनेट मीटिंग होनी चाहिए। कैबिनेट मीटिंग का डिसीजन जो है वो गवर्नर के पास जाना चाहिए। परंतु जब गवर्नर को ये पता हो कि ये तो माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, ही इज नॉट ड्यूटी बाउंड टू एक्सेप्ट द रिकमेंडेशन, उस सिचुएशन में गवर्नर ये वो सिचुएशन देखता है कि कौन आदमी गवर्नमेंट बना चला सकता है, क्योंकि इलेक्शन कराना भी एक मॉनेटरी एस्पेक्ट होता है और साथ में हमारे जो वर्किंग है गवर्नमेंट की वो रुक जाती है। खासकर हमारे जो गवर्नमेंट काम कर रही है वो वाला, क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चालू हो जाता है तो वो सारे काम रुक जाते हैं। तो ये तो जब ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट नहीं बना पाते हैं, सबको बुलाकर जो लीडर ऑफ जो अभी अपोजिशन है उनको बुलाकर, या यही ये कह दें मिस्टर एकनाथ शिंदे कि जी मैं गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में हूं और मेरे पास इतने एमएलए मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में इनको भी चीफ मिनिस्टर के लिए बुला सकते हैं। परंतु अकेले इनको जब तक बीजेपी की सपोर्ट नहीं मिलती है तो ये नहीं बन सकते। जब तक बीजेपी को ये सपोर्ट नहीं करते हैं तब तक बीजेपी के लीडर को भी गवर्नर नहीं बुला सकता है। तो ये माना जाए कि इनके पास संकट बहुत बड़ा है और सरकार बचना मुश्किल है। केवल सरकार के लिए है, प्रेजेंट सरकार के लिए, संकट महाराष्ट्र के लिए नहीं है। ये तो ऐसे पॉलिटिकल चेंजेस ये नॉर्मल कितनी जगह मध्य प्रदेश में हुई, आपके राजस्थान में भी होने की हुई, तो उससे आम जनता पर वो कोई असर नहीं पड़ता। ये असर केवल जो एमएलए मिनिस्टर्स की उनकी। लेकिन एक और संभावना है कि एंटी डिफेक्शन लॉ से अगर वो के दायरे में आते हैं तो मतलब उनके पास अगर 37 विधायक नहीं हुए तब क्या संभावना बनती है? तब भी अगर वो अपने आप को डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी मानने लग जाते हैं और अगर उन्होंने ये कहा कि हम ये पार्टी शिवसेना छोड़ रहे हैं या हमने नई पॉलिटिकल पार्टी बनाई है, तो फिर एंटी डिफेक्शन एक्ट उन पे एप्लीकेबल हो जाएगा और उनकी मेंबरशिप जा सकती है। परंतु इसमें भी अलग सिचुएशन है कि उन्होंने पार्टी बनाई, इन नॉर्मल कोर्स अपने आप ही वो मेंबर सिर्फ उनकी खत्म होगी, ऐसे नहीं होता है। उसके लिए प्रोसीडिंग स्पीकर के पास चलती है और स्पीकर कितना उनको डिसमेंबर करने के लिए, डिस्क्वालीफाई करने के लिए स्पीकर 10 दिन में भी डिसीजन ले सकता है, वो 2 साल में भी नहीं ले, क्योंकि जो प्रोसीडिंग एक ये भी क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग होती है। कोई भी करे पहले पॉलिटिकल पार्टी जो रूलिंग जो जिसके आदमी डिफेक्ट करके गए, जिस केस में शिवसेना का चीफ जो है वो सीएलपी का जो उनका पार्टी है, जो लेजिस्लेटिव पार्टी का लीडर, वहां स्पीकर को भेजे कि इन फलाने एमएलए ने हमारी दूसरी पार्टी बना ली बिना हमारी इजाजत के, या हमारी जो व्हिप थी वो जारी करी थी हमने और उसको डिफाई करा है, तो ये अंडर द परव्यू ऑफ दिस डिस्क्वालिफिकेशन।
तो इनको डिस्क्वालीफाई करिएगा एंटी डिफेक्शन एक्ट में। अगर उसके अंदर वो नोटिस देगा स्पीकर, उनका वर्जन पूछेगा, वो कुछ और कहेंगे, वो जैसे कहेंगे कि नहीं हम ही असली हैं, हमारे पास हम इतने आदमियों ने ज्वाइन करा था। कई बार ये सिचुएशन भी कर सकते हैं कि अगर मान लो इनके पास असलियत में 34 आदमी है, 37 चाहिए थे, 4 आदमियों के सिग्नेचर बाद में और नकली वो कर लिए ताकि ये दिखाने के लिए हम तो जो फॉर्म करी थी वो तो इतने आदमियों ने 37 ने 38 ने करी थी, अब ये मना कर रहे हैं, इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो इतना आसान नहीं है कि इमीडिएटली, जैसे कि उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी ने सरकार चलाई थी, जो बीजेपी के एमएलए थे उनकी सपोर्ट से उन्होंने 2.5 साल सरकार चलाई। ये पहले हाई कोर्ट में केस चलता रहा, तो इस पहले गवर्नर के पास ये रमेश भंडारी थे, रमेश भंडारी के पास, फिर उस पर रिट, क्योंकि स्पीकर डिसाइड नहीं कर रहा था तो हाई कोर्ट में रिट गई, वो भी बहुत लंबी चलती रही। सुप्रीम कोर्ट इतने में पूरी टेन्योर ही खत्म हो गया। बीजेपी के एमएलए के सपोर्ट से मिस्टर मुलायम सिंह जी ने सरकार को चलाया था और वो डिस्क्वालीफाई नहीं हुए। बिल्कुल। तो अभी जो हालात हैं इसमें अगर आप जो एंटी डिफेक्शन लॉ के प्रीव्यू में आते हैं, तो प्रीव्यू में आने के बाद आपको लगता है कि अभी बहुत समय लगेगा उनको डिस्क्वालीफाई करने में भी? यस, क्योंकि इसमें स्पीकर, अब इसमें अभी तो झगड़े ये होंगे स्पीकर कौन रहेगा, क्यों? स्पीकर को भी हटाने का वो रहेगा। स्पीकर जो है अभी शिवसेना का अभी वो होंगे जो चीफ मिनिस्टर के साथ, तो उसका भी झगड़े ये, या तो ये सरेंडर कर जाएं अपने आप कि भाई नहीं वो स्पीकर को हटाने के कैसे बात आएगी, वही पूछना चाह रहा था। स्पीकर को हटाने की बात कैसे आएगी? के हाथ में बहुत ताकत होती है, ये एंटी डिफेक्शन। नहीं स्पीकर को हटाने की बात कहां से आएगी? वो कहेंगे कि इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है, क्या क्यों स्पीकर मुख्यमंत्री तो है नहीं कि जो मुख्यमंत्री की तरफ चुनाव होता है? हाँ, इसका भी चुनाव होता है। स्पीकर को कभी भी हटा सकते हैं सिंपल मेजोरिटी से। कौन हटा सकता है? तो एमएलए ही चुनते हैं। और उसकी जरूरत कब पड़ती है? कभी भी, जब भी वो चाहे कि हम जो हमारा असेंबली के मेंबर इनको स्पीक नहीं चाहते, he ceased to act as a speaker, his actions are as such that he should not remain as a speaker, he is biased, कुछ भी ग्राउंड बना के। हाँ, तो मतलब इतना मान लिया जाए कि हालात बहुत मुश्किल है उद्धव सरकार के लिए, इसलिए वो पूरी तरह से सरेंडर करने के मूड में दिख रहे हैं वो। पर मुझे ये लगता है कि अल्टीमेटली ये सरेंडर कर देंगे और उस सिचुएशन में जो होने वाला, मुझे लगता है कि ये बीजेपी के साथ अलायंस कर लेंगे और अपने लड़के को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनवा लेंगे ताकि बीजेपी का चीफ मिनिस्टर हो जाएगा। क्योंकि अगर इन्होंने, आपका कहना है कि ये जो है अलायंस कर सकते हैं अभी बीजेपी के साथ, जब ये आदमी जो ये 35, 36, 38 अगर इनके साथ वापसी नहीं आते हैं तो इनकी सिचुएशन बहुत ही खराब हो जाएगी। उस चीज को अवॉइड करने के लिए कि हम एंटी हिंदू नहीं थे, परंतु सारे हमें तो सरकार चलाने के लिए हमने चीफ मिनिस्टरशिप ये ली कि अपने हम वो चलाएंगे। और अब जो है, क्योंकि हमारे एमएलए कह रहे हैं कि नहीं हम इनके साथ नहीं, हमें बीजेपी के साथ जाना है, तो हम इसके लिए तैयार हैं। मेरा ये सोच है। आदित्य ठाकरे को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाएंगे आपको? जो मेरी जो पर्सनल रीडिंग, अभी आपने टेलीविजन पे या कहीं किसी डिबेट में किसी उसमें नहीं देखी है, मैं आपको वो कहानी स्पेकुलेट कर रहा हूं कि जहां पार्टी को भी बचा लेंगे और अपने लड़के को भी प्रमोट कर देंगे और साथ में मिस्टर एकनाथ शिंदे जिन्होंने लीडरशिप ली उनको भी डाउनग्रेड कर देंगे। क्योंकि बीजेपी को भी ये टोटल पार्टी आती है,
तो उनको फायदा है। उनको थोड़े आदमी रखने, जैसे मैंने शुरू में भी कहा था, अगर थोड़े बॉर्डर लाइन पर मेजोरिटी हो तो उससे सरकार मजबूत नहीं चलती है। कोई भी एमएलए किसी की बात नहीं मानी, थोड़ी सी भी नाजायज बात भी नहीं मानी, तो सरकार को खतरा हो जाता है। ये भी तो हो सकता है कि जो एकनाथ शिंदे और आदित्य ठाकरे दोनों डिप्टी सीएम बन जाएं, ऐसा भी हो सकता है। ये पॉसिबल हो सकता है, परंतु वो उसको इम्पोर्टेंट पोजीशन दे देंगे वो, क्योंकि कोटा तो दोनों उनको नहीं दे सकते कि दो डिप्टी चीफ मिनिस्टर। एकनाथ शिंदे नाराज नहीं होंगे फिर? एकनाथ शिंदे नाराज हो जाएंगे फिर? कौन हो जाएंगे? एकनाथ शिंदे नाराज नहीं होंगे फिर? उनको तो रहना पड़ेगा ना फिर। अगर एकनाथ शिंदे ये नहीं कह सकते ना हम बीजेपी के साथ नहीं जा रहे। एकनाथ शिंदे का तो अनाउंसमेंट ये है कि हमें तो बीजेपी के साथ रहना है, हिंदुत्व के साथ रहना है, कांग्रेस के साथ नहीं जा सकते। तो ये तो यूज होंगे, परंतु आखिर में पार्टी मेरे हिसाब से एक रह जाएगी जब ये पूरे अपने दौड़ा लेंगे। ये लेकिन इस बीच में जो इतना विवाद हुआ है, इसके उन्होंने दोनों में शिवसेना और बीजेपी में कितने बयानबाजी हुई है, क्या क्या उन्होंने बोला एक दूसरे को, लगता है भूल जाएंगे इतने जल्दी? ये आपके राजस्थान की सिचुएशन देखिए, आप क्या हुआ था राजस्थान में। ये भूलना, पॉलिटिकल फील्ड में भूलना और याद रखना का कोई क्वेश्चन नहीं होता। आपके यहाँ हुआ था या नहीं हुआ था? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गहलोत जी ने क्या कहा था कि जो ना छुरी अगर सोने की हो तो उसे आपने क्या कहा था? तो ये तो सरकार चलानी है। कितनी सिचुएशन है जहां चीफ मिनिस्टर था पहले, वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गया, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर था वो चीफ मिनिस्टर बन गया इमीडिएटली दैट नेक्स्ट डे। बिल्कुल। एक और संभावना बताई जा रही है कि ऐसा भी हो सकता है कि शिवसेना के जो अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़े, तो शिवसेना के अध्यक्ष क्या एकनाथ शिंदे हो सकते हैं क्या? क्योंकि एकनाथ शिंदे के हाथ में कमान आ गई तो ऐसा हो जाए कि उद्धव ठाकरे के हाथ से शिवसेना का अध्यक्ष का पद छिन जाए, ये भी हो सकता है क्या? अगर उन्होंने कहना नहीं माना, अगर चीफ मिनिस्टर ने इनकी बात कि वे बीजेपी के साथ अलायंस करके सरकार चलानी चाहिए, ये बात नहीं मानी, तो ये सारी चीज पॉसिबिलिटी है। बिल्कुल बात है। तो काफी काफी उद्धव ठाकरे बहुत ही इमेच्योर पॉलिटिकल खिलाड़ी साबित हुए हैं। परिपक्वता शरद पवार ने इनकी सरकार बनवा दी, लेकिन उसको संभाल नहीं पाए, ये माना जाए। नहीं, ये बात तो नहीं। ये तो जब थोड़ा सा डिसिडेंस शुरू में ही था विद इन पार्टी के कि भाई आप हिंदुत्व को छोड़ रहे हो, जो मुस्लिम के साथ जा रहे हो, एनसीपी और कांग्रेस के साथ जा रहे हो, जिंदगी भर हमने अभी भी इलेक्शन में उनके खिलाफ लड़ा है, तो हम उनके साथ कैसे कर सकते हैं। और ये भी बात सही है कि जब थोड़े अलायंस होते हैं, दो ही पार्टी होती है, तो वो ज्यादा स्टेबल होता है। अब ये तीन पार्टी थी, तीन पार्टी के साथ भी मुख्यमंत्री बनने के लोभ में इन्होंने समझौता तो कर लिया। ये तो कच्चे खिलाड़ी हो गए, इसलिए तो कच्चे खिलाड़ी माने जाएंगे ना राजनीति के। ये गलती की है इन्होंने कि चीफ मिनिस्टरशिप लेनी जरूरी नहीं थी, डिप्टी चीफ मिनिस्टरशिप अपने लड़के के लिए ले लेती। आपको लगता है कि शिवसेना का राजनीतिक भविष्य बहुत अच्छा नहीं है? ऐसा भी बता रहे हैं कि शिवसेना का अब राजनीतिक भविष्य बहुत दांव पे लग गया है। नहीं, ये तो नहीं कह सकते। देखिए, गवर्नमेंट से हट जाना और गवर्नमेंट में होना, उसका मतलब ये नहीं है कि सरकार में आ गए तो भविष्य बिल्कुल परमानेंट हो गया। और सरकार में नहीं हो, एमएलए तो है ना सारी जगह, इनके म्युनिसिपल कॉर्पोरेटर्स एमएलसी तो है ना, तो हार जाना एक अलग चीज है। लेकिन जो एक और बड़ा सवाल उठ रहा है कि शिवसेना की जो पूरी हाईजैक कर सकते हैं एकनाथ शिंदे, तो इसकी संभावना आपको लग रहा है कि ये कितनी है? अभी एकनाथ शिंदे मुख्य गुट के रूप में उभर सकते हैं जैसे चिराग पासवान के केस में हुआ, या अभी भी उद्धव ठाकरे बचा सकते हैं अपनी साख और सरकार? कम से कम साख सरकार ना बचे तो कम से कम पार्टी तो बचे। अगर इन्होंने
एकनाथ शिंदे की बात मान ली तो सरकार मतलब सरकार के पार्टनर जरूर रहेंगे, खुद तो चीफ मिनिस्टर नहीं रह सकते, क्योंकि बीजेपी के साथ बीजेपी की सपोर्ट लेनी है तो बीजेपी लीडरशिप लेगी। पहले भी यही झगड़ा हुआ था शुरू में इलेक्शन के बाद। तो उस सिचुएशन में आज बीजेपी इनको चीफ मिनिस्टरशिप नहीं दे सकती। शुरू में शायद दे देती, मान जाते, परंतु इन्होंने एनसीपी और कांग्रेस से अलायंस कर लिया तो वो दरवाजे ये बंद हो गए थे तो कि एक मैं आपसे पूछने की कोशिश कर रहा हूं कि एनसीपी और कांग्रेस अलायंस करने के बाद शिवसेना की जो एक धमक थी हिंदुत्ववादी पार्टी के रूप में, वो काफी डायल्यूट हो चुकी है। उसके बाद इनको फिर से चुनाव में जाना, उसके बाद आपको लगता है कि फेज 7 के लिए इनकी वो आइडेंटिटी बची है अभी भी, वो कहीं ऐसा ना हो कि शिवसेना अपने आप में सिमट जाए? इलेक्शन का कोई क्वेश्चन नहीं है आज की तारीख। जब भी इलेक्शन होगा, जब भी अगर इलेक्शन होता, ये बात आपका सही क्वेश्चन है, अगर मान लो इलेक्शन आज होता है तो जो इन्होंने पहले हिंदुत्व के कारण से जो इनका अपना एक मोह बना रखा फेस, वो खत्म हो गया है। अब जो जो इनके वोटर, जो लीगी वोटर हैं, जो खानदानी वोटर हैं, वो तो वोट देंगे, परंतु जो आदमी हिंदुत्व के कारण से इनको वोट देता था, वो जरूर जो इनको देता था उनकी जगह अब वो बीजेपी को देंगे अगर आज इलेक्शन होता है। अगर ये बीजेपी के साथ अलायंस टोटल पार्टी एकनाथ शिंदे की बात मान के चीफ मिनिस्टर ये मान जाते हैं कि हाँ हम एनसीपी और कांग्रेस के उद्धव साथ, ठाकरे ने ऐसा कोई संकेत नहीं दिए, उद्धव ठाकरे ने ऐसा कोई संकेत फिलहाल नहीं दिए। उद्धव ठाकरे ने नहीं कहा, उद्धव ठाकरे ने कहा कि वो इस्तीफा देने को तैयार हैं, वो अपना पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने को तैयार है। इस्तीफा देने को बोलना और करने में बहुत फर्क होता है पॉलिटिक्स में। वो ये तो बोल रहे हैं पर वो रिजाइन नहीं, रिजाइन तो कभी का कर देते अगर करना होता। वो ये तो जब उन्होंने बोल दिया सब एमएलए ने कि हम आपकी लीडरशिप नहीं चाहते क्योंकि आपने हिंदुत्व का ही पॉइंट खो दिया है, उनके सामने आकर बोलना, ये जब वो टेलीविजन पर बोल रहे हैं, प्रेस स्टेटमेंट में बोल रहे हैं, उसके बाद क्या रह गया? वो तो ड्रामा है कि मेरे सामने आकर बोल लो। क्यों, कौन बोलता है आमने सामने? वो तो असेंबली में बात होगी। अगर वो आएंगे और कहते कि मैं रिजाइन नहीं करता हूं और ये कहते कि हम मेजोरिटी में हैं, तो गवर्नर विल आस्क चीफ मिनिस्टर टू प्रूव हिज मेजोरिटी, वो सब उनके खिलाफत करेंगे, तब उनके फ्लोर पे हार हो जानी है। वो सिचुएशन नहीं लाएंगे। तो हर एक आदमी अपनी सरकार बचाने के लिए सारा बात बोलते हैं, परंतु जब नहीं बचेगी तब वो सिचुएशन पाएंगे कि भाई हम पार्टी को खराब नहीं करना चाहते हैं, हमारी इतनी बाबस इनकी पार्टी थी, हम ये आपस में, अगर जब मेजोरिटी जब ये बोल रही है कि नहीं हमें बीजेपी के साथ जाना है तो हम बीजेपी पे जाने के साथ हैं, जाने के लिए तैयार। इतना इतना तो तय है कि उद्धव सरकार और आपके उनके जो सलाहकार संजय राउत हैं, गलतियों पे गलतियां मान लिया जाए। ये तो अब तो अब कोई गलती नहीं करी, गलती तो शुरू में करी जब असेंबली के इलेक्शन हुए थे, जब गवर्नमेंट बनाई थी। अब तो वो कोशिश, इसके अलावा उनके पास और कोई अल्टरनेटिव नहीं था कि इनको रिक्वेस्ट करना कि आप हमारे से बात करते, अब उन पे क्यों गए, विद इन पार्टी बोलते हैं ये चीज। अब बोल रहे हैं इस और क्या बोलते, और ये कोई गलती नहीं है, परंतु ये कोशिश कर रहे हैं कि जैसे 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 संजय राउत ने बोल दिया कि हम विधानसभा भंग करने की जो है ना की दिशा में बढ़ रहे हैं, तो वो आपने संकेत दिया, वो गलती है। हाँ, इन्होंने कहा वो मान लिया इस्तीफा देंगे। हाँ, वो बोलना से ही और आदमी जा रहे हैं एकनाथ शिंदे जी के पास। वो क्योंकि कोई नहीं चाहता असेंबली में जाएं, इलेक्शन में जाएं, तो उस चीज को अवॉइड करने की अगर इन्होंने ये कर दिया, चाहे वो मानता नहीं स्पीकर जैसे वो जो गवर्नर मैंने जैसे बताया, ही इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट दिस एडवाइस। अच्छा, कोरोना का क्या चल रहा है? कोरोना क्यों हो गया अचानक सबको? कोरोना तो क्या नहीं हुआ, ये भी कोई पक्का नहीं होता है।
यानी ये कोई पॉलिटिकल इसके पीछे कुछ माइलेज है क्या? पॉलिटिकल गेम है क्या उसके पीछे? चीफ मिनिस्टर के बारे में हो सकता है कि टू अवॉइड मीटिंग फेस टू फेस, टू गेन टाइम, और ये भी दिखाने का कि कई बार सहानुभूति कि भाई ऐसे टाइम में विड्रॉ ना करो, बीमार है। परंतु अब तो वो वाला अप्रैल मई वाली कहानी नहीं है कि जो कैजुअलिटी होने की कोरोना से जो पहले टाइम था। तो इससे केवल थोड़ा सा सिंपैथी के बीमार है, अभी हम आमने सामने बात, अभी थोड़ा टाल दो, अभी जल्दी ना करो, वो चीज का भी देयर कैन बी सम एस्पेक्ट इन दैट रेस्पेक्ट। चलिए फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आदित्य जी, आपने काफी कुछ इन बिंदुओं में प्रकाश डाला और हमारे दर्शकों को समझाया कि अब राजनीति में क्या क्या संभावनाएं बची हैं, संवैधानिक रूप से क्या क्या हो सकता है। आप हमारे साथ जुड़े बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आप देखते रहिए पवन न्यूज़। नमस्कार।